तो 14 फरवरी बरस 1981 के रोज हुए बहमई कांड की असल दास्तान शुरू होती है बरस 1973 से, जब जालौन जिले के एक सुदूर चंबल के बीहड़ों के बीच बसे गांव की एक 10 बरस की मल्लाह की बिटिया का ब्याह जबरन उससे करीब 30-40 साल बड़े पुत्तीलाल से करवा दिया जाता है, जो महज उस 10 बरस की बच्ची का शारीरिक और मानसिक शोषण ही नहीं करता है, बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार करता हुआ उस 10 बरस की बच्ची के साथ कई दफा बलात्कार भी करता है। और हद तो तब पार हो जाती है जब महज चंद बरस पहले इस 10 बरस की बच्ची के साथ ब्याह करके उसे पत्नी के तौर पे घर लाने वाले इन पुत्तीलाल साहब ने दूसरी शादी कर ली और अपनी नई बीवी के साथ मिलकर 14-15 बरस की उस मासूम सी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। और चूंकि चंबल के उस इलाके में रिवाज था कि ससुराल से निकाली हुई लड़की को मायका स्वीकारता नहीं था, लिहाजा महज 15 बरस की वो बच्ची अचानक से यूं बेघर हो बंजारनों की तरह बीहड़ों में घूमने लगती है। इस दौरान उस लड़की की सोहबत होती है एक बागियों की गैंग से और धीरे से वो लड़की डकैतों की उस गैंग में शामिल हो जाती है। उस गैंग का मुखिया हुआ करता था बाबू गुज्जर, जिसकी इस लड़की पर नीयत खराब हो जाती है और एक रोज रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौका देख वो उस लड़की के साथ बलात्कार किया नहीं करने की कोशिश करता है, मगर तभी गैंग का ही एक दूसरा विक्रम मल्लाह नाम का एक लड़का अपनी जात की लड़की समझ उस लड़की की आबरू बचाने के लिए बाबू गुज्जर से भिड़ जाता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिस हाथापाई में बाबू गुज्जर की मौत हो जाती है, जिससे उस दिन उस लड़की की आबरू तो बच जाती है, मगर बीहड़ की दूसरी सवर्ण गैंगों के निशाने पर आ जाता है उस रोज बाबू गुज्जर की हत्या करने वाला विक्रम मल्लाह। लिहाजा कुछ रोज के बाद बीहड़ों की तमाम सवर्ण गैंगों ने घात लगाकर विक्रम को जान से मार दिया। और चूंकि उन्हें ऐसा लगता था कि समूचे फजीदे की जड़ ये मल्लाह की बिटिया है, तो उन लोगों ने इस मल्लाह की बिटिया को अगवा कर उत्तर प्रदेश के कानपुर के बहमई गांव में कैद कर लिया और वहां मानवता को तार तार करते हुए 21 दिनों तक, करीब 21 दिनों तक कुछ सवर्ण जाति के लोगों ने फूलन का सामूहिक बलात्कार किया। और 22वें दिन ये सोच मरणासन्न अवस्था में फूलन को गांव से बाहर फेंकवा दिया बीहड़ों के बीच कि फूलन की कहानी यहीं पर खत्म। मगर इस कहानी में अगला बड़ा मोड़ तब आता है जब इस घटना के करीब करीब 1 बरस बाद फूलन अपनी बनाई हुई डकैतों की गैंग लेकर अत्याधुनिक हथियारों के साथ इसी बहमई गांव में धावा बोलती है और अपने साथ उस रोज हैवानियत करने वाले हर एक हैवान को सजा देने की खातिर एक जाति विशेष के करीब 22 मर्दों को नीम के पेड़ के नीचे लाइन से खड़ा कर दिन दहाड़े गोलियों से भून डालती है। यही थी उस खौफनाक बहमई कांड की समूची दास्तान, जिसने फूलन को रातों रात हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बना दिया था। और यही था वो बहमई कांड जिसके चलते पूरी दुनिया का दबाव आ रहा था देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर कि वो जल्द से जल्द कानून व्यवस्था के सामने सवालिया निशान बनकर खड़ी इस लड़की को काबू में करें, जिसे काबू में करने की खातिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सबसे पहले फोन लगाया तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन अर्जुन सिंह साहब को, जिन्होंने अभी चंद महीनों पहले ही चंबल के इतिहास के सबसे बड़ा डकैत मलखान सिंह का शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करा मध्य प्रदेश के हिस्से वाले बीहड़ में शांति दूत सरीखी मशहूरियत हासिल कर रखी थी। इंदिरा ने अर्जुन सिंह से दो टूक लहजे में कहा, हर कीमत पर फूलन का सरेंडर चाहिए। जिसे सुन अर्जुन सिंह जी एक कान से अपना एक रिसीवर काटते हैं और दूसरे हाथ से दूसरे फोन का रिसीवर उठा तत्काल फोन घुमाते हैं तत्कालीन भिंड के पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात उन राजेंद्र चतुर्वेदी साहब को, जिन्होंने मलखान सिंह वाले आत्मसमर्पण में एक अहम भूमिका निभाई थी। अर्जुन सिंह चतुर्वेदी से भी वही बात दोहरा देते हैं जो इंदिरा ने उनसे कही थी, यानी हर कीमत पर फूलन का सरेंडर चाहिए। जिसे सुन मलखान सिंह जैसे चंबल के इतिहास के सबसे बड़े डकैत का आत्मसमर्पण करा आत्मविश्वास से लबरेज चतुर्वेदी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं, यस सर, ऑफ कोर्स,
एब्सोल्युटली फाइन सर, हो जाएगा। मगर कहना कई दफा बहुत आसान होता है और करना उससे कई गुना मुश्किल। इस बात का अंदाजा चतुर्वेदी साहब को तब लगा जब आउट ऑफ द वे जाकर बैकडोर चैनल एस्टेब्लिश कर हजार जोखिम उठाकर फूलन के साथ बैकडोर से की हुई कई दौर की लंबी बातचीतों के बावजूद फूलन चतुर्वेदी साहब के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो ही नहीं रही थी, क्योंकि फूलन को चतुर्वेदी पर भरोसा नहीं हो रहा था। फूलन को लगता था कि कहीं आत्मसमर्पण के बहाने सबके सामने बुला पुलिस फूलन को गोलियों से भून न दे। इसी बीच किसी काम से चतुर्वेदी साहब को दिल्ली जाना पड़ा, तो वहां मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह साहब चतुर्वेदी साहब को लेकर पहुंच गए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास 1 सफदरजंग रोड, फूलन के मसले पर इंदिरा को अपडेट देने के लिए। जहां जब चतुर्वेदी साहब ने इंदिरा गांधी से फूलन के आत्मसमर्पण में आ रही इन तमाम रुकावटों के बारे में जिक्र किया कि किस तरह फूलन उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है, फूलन उनकी बात मान नहीं रही है, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चतुर्वेदी को समझाते हुए कहा, देखो मैंने जितनी भी उसकी दास्तान समझी है, उस लड़की के अंदर दर्द है, टीस है, सो उसे अगर महज लाभ हानि गुणा भाग में समझाते रहोगे तो उसे समझ नहीं आएगा। थोड़ा भावनात्मक होकर, थोड़ा भावुक कर उसे समझाने की कोशिश करो, परिवार का वास्ता देकर किसी भी तरह से भावुक कर उसका फैसला बदलने की कोशिश करो, मुझे यकीन है वो मान जाएगी। जिसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की यह समझाइश ले वापस भिंड लौटे पुलिस कप्तान चतुर्वेदी साहब ने दोबारा कोशिश शुरू की फूलन के साथ नए सिरे से बातचीत करने की। और जब बातचीत का वो बैकडोर ओपन हुआ और चतुर्वेदी साहब एक दफा फिर फूलन से मुखातिब हुए, तो इस दफा वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका 7-8 बरस का नन्हा सा बेटा भी था, जिसे देख जाहिराना तौर से फूलन और उसकी समूची गैंग के होश उड़ गए कि कप्तान साहब अपने लड़के को लेकर आए क्यों हैं। मगर अभी तो होश ही उड़े थे। सारी गैंग वालों के पांव के नीचे से जमीन तब खिसक गई जब कप्तान साहब ने अपने 7-8 बरस के नन्हे से लड़के को 10 सुंदरी फूलन देवी की गोद में रखते हुए फूलन से यह कहा, यह मेरा लड़का है, तुम्हारे पास उधार रहा, तुम इसे अपने पास रख लो, जो मर्जी इसके साथ कर लेना। अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, अगर आत्मसमर्पण करने पर तुम्हारे किसी साथी को 8 साल से ज्यादा की सजा हुई, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चला, तुम्हें बंद बैरक में रखा गया, तुम्हारी ऐसी कोई भी शर्त जो तुमने रखी है वो ना मानी गई, तो तुम मेरे लड़के के साथ जो मर्जी वो करना। अब तो भरोसा कर लो, अब तो मेरी बात मानकर आत्मसमर्पण कर दो। अब जाहिराना तौर से अगर कोई आपके साथ आपकी गोद में अपना लड़का रख के इस कदर भरोसे की भीख मांगेगा, तो मना तो आप भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रोज मना फूलन भी नहीं कर पाई थी। और फिर इसके बाद 13 फरवरी 1983 के रोज जो घटा वो इतिहास था, जब अपनी बंदूक की बैरल से समूची दुनिया को सिहरा देने वाली बीहड़ों की रानी ने अपनी बंदूक और गले में टंगी हुई ऑटोमेटिक राइफल्स की बैरल को मंच पर रखी मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने रख, सामने हजारों हजार लोगों की भीड़ के सामने हाथ जोड़कर शांति की सौगंध ली। और इसके बाद करीब 11 बरस तक कारावास की सजा भोगी। मगर फूलन की कहानी में आखिरी और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए मुलायम सिंह यादव वर्ष 1994 में फूलन पर दर्ज अपहरण, लूटपाट, डकैती और हत्या के तमाम मुकदमों को वापस लेते हुए फूलन को समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर से 1996 का लोकसभा चुनाव लड़वा देते हैं। ऐसा मुलायम ने मल्लाहों के वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए किया था और वो दांव जबरदस्त रूप से हिट भी हुआ। फूलन मिर्जापुर से सांसद का चुनाव जीतकर दिल्ली जा पहुंची और फिर जो नजारा था वो अपने आप में एक दास्तान कहता है। सोच कर देखिए, बीहड़ों में घूमने वाली एक लड़की अब दिल्ली के अशोक रोड के एक बंगले में रहा करती थी और महज फूलन अशोक रोड के बंगले में रहकर आराम तलबी से अपनी जिंदगी का वक्त नहीं काट रही थी। जेल में गुजारे गए इन 11 वर्षों ने फूलन को बहुत मैच्योर बना दिया था। इतना मैच्योर कि सांसदी का चुनाव जीतने के बाद फूलन ने दुनिया घूमने की सोची और फूलन ने दुनिया के दर्जनों देशों की यात्राएं की। शायद ही फूलन की जिंदगी से वाकिफ, फूलन के बहमई कांड से वाकिफ लोग
इस बात को जानते हैं कि अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में बीहड़ों में चंबल के आर पार पुलिस से मुठभेड़ें करने वाली फूलन अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राजील, अमेरिका, रशिया जैसे दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों की सैर कर रही थी ताकि दुनिया घूमकर अपनी समझ बढ़ा सकें। ये फूलन की जिंदगी की दास्तान का हमारा अंत है। फूलन की जिंदगी की दास्तान का अंत आप सभी जानते ही होंगे, उस पर ज्यादा बात करने की अभी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो एक नए अध्याय का, नए विवादों का नए सिरे से शंखनाद कर देता है।